नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है सरल समीकरण। और हम आज इसमें बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 की। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। और सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ठीक है, अब ये एक सारणी है। ये जो टेबल है, जो सारणी है, इसमें हमें 4 कॉलम दिए हैं बच्चों। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये। फिर कुछ समीकरण हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे सामने चर का मान दिया हुआ है। चर वो राशियाँ होती हैं जिनका जो मान है वो निश्चित, आप कह लीजिए कि नहीं होता, जैसे कि ABCD XYZ PQR, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें चर का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये जो चौथा स्तंभ है, चौथा कॉलम है, इसमें बताना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमें समीकरण दिए है ना, ये अध्याय का नाम क्या है, हमने पढ़ा सरल समीकरण, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सरल समीकरण आखिर बनता कैसे है ना। छोटी सी बात है, इसको आप समझ लीजिएगा तो ये अध्याय आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए 5 में से कितना आप घटाएंगे, कि आपको 2 प्राप्त हो, तो आप कहेंगे सर 5 में से हम 3 घटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये तो ना बहुत छोटा सा प्रश्न था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सी संख्या में 77 को जोड़ा जाएगा, 77 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो उत्तर में हमें जो है 137 प्राप्त होगा। तो अब उत्तर में हमें 137 प्राप्त होगा। कौन सी संख्या में 77 जोड़ेंगे? ये संख्याएं इससे बड़ी भी आ सकती हैं। तो उसको हल करने के लिए हमें एक समीकरण बनाना इस तरह से है कि जैसे हमने मान लिया कि माना कि वह संख्या x है जिसमें हम 77 को जोड़ देंगे तो हमें 137 मिल जाएगा। अब हमारे ऐसा x मान लेने से क्या होगा, हमारे पास में वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे? x धन 77 बराबर 137 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 137 जैसा का वैसा रहेगा। और ये जो धन 77 है ये उस तरफ चला जाएगा 137 के पास में, तो धन का ऋण में हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो, है ना। तो x बराबर से 137 ऋण 77। और फिर आप कहेंगे कि 137 में से 77 घट जाएगा तो 7 में से 7 गया तो 0 बचेगा, और 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60। यानी 77 में अगर 60 जोड़ देंगे तो हमें 137 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ये करना है कि हमें जो है ये समीकरण जो दिए हुए हैं उनके बारे में ये देखना है कि ये जो समीकरण है ये सही भी है क्या, x का जो मान है वो उस समीकरण को संतुष्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए बहुत सरलता से ये हल हो जाएगा। मैं आपको रफ में करके भी बताऊंगा और फिर हम इसका उत्तर भी लिखेंगे हाँ या नहीं में, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, x धन 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो जो बराबर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा है वो बायां पक्ष है, LHS, और जो बराबर के शून्य के दाईं ओर लिखा है जैसे कि 0, तो वो जो है वो दायां पक्ष है। तो यहाँ से जो हम हल करेंगे, जितना उत्तर इधर आएगा उतना ही उत्तर इधर भी आना चाहिए। यानी बराबर का जो चिन्ह है इसके दोनों ओर जो है हमें समान संख्या चाहिए। ठीक है, अब देखिए हल करके देखते हैं कैसे होगा। x धन 3 बराबर से 0 है, तो x का मान क्या रखना है हमें, x का मान हमें 3 रखना है। तो चलिए रख के देखते हैं। x धन 3 बराबर 0 है ये, है ना। तो फिर x का मान हम 3 रख देंगे, धन 3 बराबर 0, तो 3 धन 3 कितना हो गया, 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे तो 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये समीकरण जो है इस संतुष्ट नहीं होता x के मान से। तो यहाँ पे पहले वाले का जो जवाब है वो आप सरलता से लिख देंगे क्या, नहीं। पहले वाले का जवाब
नहीं है। इसके बाद लिखा है x धन 3 बराबर से 0 है, तो x का मान अगर इसमें 0 रख दें तो क्या होगा? तो देखिए x धन 3 बराबर से 0 है। अब अगर हम x का मान 0 रख देंगे, धन 3 करेंगे, बराबर 0 करेंगे, तो भी हमारा 3 बराबर से 0 आएगा। क्या यहाँ पर दोनों संख्या बराबर है? नहीं है। बाएं पक्ष में 3 है, दाएं पक्ष में क्या है? 0 है, तो ये भी हमारा सही नहीं है ना। x का मान जो है वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, तो दूसरे के उत्तर में भी आपको यहाँ पे बच्चों नहीं ही लिखना है। इसके बाद में तीसरा क्या दिया है हमें कि x धन 3 बराबर से अगर 0 है तो x का मान अगर ऋण 3 रखें तो अब ठीक है, ऋण 3 रख के देख लेते हैं एक बार। तो क्या है, सबसे पहले देखिए x धन 3 बराबर 0 है, फिर x की जगह क्या रख देंगे? x का मान ऋण 3 धन 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए ऋण 3 और धन 3 जो है, ये धन 3 से ऋण 3 कट जाएगा, बराबर 0। तो इधर भी आ गया 0 और यहाँ भी आ गया 0। अब जो है ये बराबर हो गया। तो यानी तीसरे में इस समीकरण में जब हम x का मान ऋण 3 रखेंगे तब जो है हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे हाँ, ठीक। इसके बाद में चौथा वाला क्या है? x ऋण 7 बराबर 1 है और हमें x का मान कितना रखना है? 7 रखना है। चलिए रख के देखते हैं। x ऋण 7 बराबर 1 है। जब x का मान हम 7 रख देंगे तो 7 ऋण 7 बराबर से 1 हो जाएगा, और 7 में से 7 ये धन का 7 ऋण के 7 से कट जाएगा, तो 0 बराबर 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। बाएं पक्ष में 0 है, दाएं पक्ष में 1 है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो क्या होगा बच्चों? तो होगा ये कि यहाँ पे भी जो हमारा जवाब है वो पहले और दूसरे प्रश्न की ही तरह क्या आएगा? नहीं आएगा। नहीं आ गया। अब इसके बाद में पांचवें पर आइए। पांचवा है x ऋण 7 बराबर 1। यहाँ पर x का मान कितना रखना है? हमें 8 रखना है। चलिए रख के देखते हैं। तो हम कर देते हैं x ऋण 7 बराबर 1। अब x का मान हमने रख दिया 8 ऋण 7 बराबर 1, और आप तो जानते हैं 8 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 1। तो देखिए ये बायां पक्ष और दायां पक्ष यहाँ पे बराबर हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो यानी x के लिए ये मान जो हमने चुना है, यहाँ पे दिया है 8, ये इस समीकरण को x ऋण 7 बराबर से 1 वाले समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब आ जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हाँ, कि ये जो है संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। क्या है ये? 5x बराबर से 25 और x का मान हमें रखना है कितना? 0। चलिए रख के देखते हैं बच्चों। 5x बराबर से 25। ये x को मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि अगर 5 के साथ x लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि x जो है उसके गुणन में है, ठीक है, गुणे में है। तो 5 और x का मान कितना दिया है बच्चों? 0। तो इसके अंतर हम 0 लिख देंगे, बराबर से 25। अब आप तो जानते हैं किसी भी संख्या का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हो जाएगा 0 बराबर से 25। और आप जानते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो इसलिए बच्चों क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में, छठे प्रश्न के उत्तर में जो हमारा जवाब है वो रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, नहीं। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों सातवां। 5x बराबर से 25, x का मान रखना है 5। चलिए रख के देखते हैं बच्चों। तो 5x फिर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, बराबर से 25, x का मान रख देते हैं कितना है? 5, बराबर से फिर कितना है? 25। अब 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर से 25। तो बायां पक्ष बराबर क्या हो गया? दायां पक्ष, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो मान है ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आप इसके आगे लिख दीजिए हाँ। स्पष्ट है। इसके बाद है बच्चों 5x बराबर से 25 और x का मान हमें रखना है ऋण 5। चलिए ये भी रख के देख लेते हैं। x को कोष्टक में लिखेंगे हमेशा की तरह, बराबर से 25 और फिर 5 कोष्टक में लिख देंगे ऋण 5, बराबर से 25। फिर बच्चों 5 25 हो जाएगा, लेकिन ऋण का बराबर से 25, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसीलिए बच्चों इसका जो जवाब है
वो आ जाएगा आपका क्या, नहीं, है ना इसका जवाब। फिर अगला है बच्चों m/3 बराबर 2 और m का मान है ऋण 6। चलिए करके देखते हैं बच्चों। m/3 बराबर 2। अब m का मान रखते हैं, m का मान है ऋण 6/3 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ऋण 2 बराबर 2। अब आप बताइए ऋण 2 2 के बराबर नहीं होता, तो ये भी गलत है। इसलिए इस समीकरण के लिए x का मान अगर आप ऋण 6 रखते हैं तो नहीं होगा, तो ये भी इसका जवाब नहीं ही होगा। फिर उसके बाद दिया है बच्चों m/3 बराबर 2 में m का मान 0 रख के देखिए। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं बच्चों। m/3 बराबर 2। अब इसमें हम m का मान 0 रख लेते हैं बच्चों। 0/3 बराबर 2। अच्छा, आप तो जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे, है ना, 0 ऊपर है, अंश में है, तो ये मान के चलिएगा बच्चों कि वो उसका उत्तर जो है वो 0 ही आएगा। और यहाँ पे तो हमारे सामने 2 है, तो ये जो है 0 बराबर 2, यानी ये गलत हो गया। नहीं, ये सही हो गया। 0 बराबर 0 लिखा है यहाँ पे, है ना। 0 बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है, लेकिन ये समीकरण में तो खैर 2 दिया ही है हमें। तो ठीक है, ये भी, इसका भी जो जवाब है वो क्या आ जाएगा बच्चों, नहीं आ जाएगा। इसका भी जवाब नहीं है। फिर अगला है बच्चों क्या, m/3 बराबर 2, m का मान 6 रखना है। चलिए रख के देखते हैं। m/3 बराबर 2, फिर m का मान 6 रख देंगे। 6/3 बराबर 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 बराबर 2। तो बिल्कुल ये जवाब एकदम सही है, और यहाँ पे जो है हाँ आ जाएगा आपका, है ना, क्योंकि इसमें बायां और दायां पक्ष जो है वो सही हो गया, बराबर बैठ गया। तो इस तरह से बच्चों जो है हमें ये पहला प्रश्न यहाँ पे हल करना था। अब हम इसके बाद में चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर, और देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 को हमें किस तरह से जो है हल करना है। ये है प्रश्न क्रमांक 2। दिया है बच्चों, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a और लिखते हैं n/5 बराबर 19 और n का मान दिया हुआ है 1। ठीक, तो अब बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे एक लाइन, LHS में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, जो n का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, तो n/5 बराबर 19 था, है ना। तो आप क्या लग देंगे अब n की जगह पे, 1/5 बराबर 19। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि 1/5 बराबर से, अच्छा LHS में मान रखा है हमने, है ना, तो बराबर से 19 नहीं लिखेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 6, है ना। अब आप देखिए, मुझे बताइए कि RHS में कितना है, 19, और LHS में हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS नहीं है, इसीलिए n बराबर 1 जो कि दिया हुआ है मान हमें, इसके बारे में लिखेंगे ये समीकरण का हल नहीं है। समझ में आया होगा बच्चों आपको बहुत अच्छे से, है ना। देखिए जो मान दिया है ना, उसने समीकरण को संतुष्ट करना होगा। अगर वो समीकरण को संतुष्ट नहीं ही कर पाता है तो फिर बताइए वह मान कैसे सही हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया उत्तर में कि n बराबर से 1 जो दिया हुआ है वह समीकरण का हल नहीं है, और यही जो है वो आपका क्या है, उत्तर है बच्चों। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पहले के बाद में क्या लिखा है, 7n/5 बराबर 19। 7n/5 बराबर से 19, और n का मान दिया है बच्चों ऋण 2। ठीक है, तो अब इसको भी आपको क्या लिखना होगा बच्चों, यहाँ पे आपको इस केस में लिखना होगा कि LHS में n का मान ऋण 2 रखने
पर क्या होगा बच्चों? तो LHS हमें क्या दिया हुआ था बताइए? LHS हमें दिया था 7 और n दिया था, है ना? तो n की जगह मान क्या रख देंगे हम? -2 धन 5। ठीक है, ओके। अब इसको हल करते हैं हम यहाँ पे। तो 7 दूनी -14 धन 5, फिर ये धन और ऋण ऋण हो जाएगा, तो 14 में से 5 क्या होगा? घट जाएगा, तो 9 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लग जाएगा जो कि 14 में है, तो ऋण 9 आ गया। अब आप देखें RHS में तो 19 दिया था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? LHS बराबर नहीं है RHS के, है ना? बराबर नहीं है RHS के, इसीलिए बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए n बराबर जो मान दिया था क्या? -2, वो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, और ये हो गया बच्चों क्या आपका उत्तर। स्पष्ट है? अब तीसरे पे आते हैं बच्चों। तीसरा क्या है? 7n धन 5 बराबर 19 और n का मान दे दिया 2। चलो ये भी करके देखते हैं बच्चों। 7n धन 5 बराबर 19 और n का मान हमें दे दिया 2, है ना? यही है ना? अब हम वही करेंगे बच्चों, यहाँ पे भी लिखेंगे क्या? LHS में n का मान 2 रखने पर, चलिए मान रखते हैं बच्चों। तो कैसे रखेंगे? 7 n की जगह रख देंगे 2 धन 5, 7 दूनी 14 धन 5, तो ये हो जाएगा 14 और 5 19। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। बराबर है ना बच्चों? क्यों है बराबर? क्योंकि RHS में भी हमें 19 ही दिया था। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए n बराबर 2 जो है उसके बारे में लिखेंगे समीकरण का हल है। ठीक है, क्या लिख देंगे? समीकरण का हल है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये लिखना है बच्चों, और आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि यही क्या है आपका उत्तर। इसके बाद में अब D वाले पे आते हैं बच्चों। क्या है D वाला बताइए मुझे? D वाला है 4p ऋण 3 बराबर 13 और p का मान हमें 1 रखना है। तो ठीक है, देखिए अब मैं ये A वाला मिटा देता हूँ और यहीं पे हम ये वाला हल करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया D 4p ऋण 3 बराबर 13 लिखा था। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS में जो है p का मान 1 रखने पर। ठीक, अब अभी मान रखते हैं LHS में हम। तो 4p ऋण 3 तो बराबर से हो जाएगा 4, p का मान 1 रख देंगे, ऋण 3 तो हो जाएगा 4 एकम 4 ऋण 3 और ये आ जाएगा 1। तो 1 बराबर से, अब ये तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बराबर नहीं है ना? यहाँ पे जो है 1 आ गया, जबकि RHS में कितना दिया हुआ था बच्चों? RHS में हमें दिया हुआ था कितना? 13। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि LHS बराबर नहीं है RHS के, तो लिखिएगा इसीलिए n बराबर जो हमें मान दिया था, सॉरी p है ना, p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। और यही बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न ई की। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसे मिटाने वाला हूँ। यहीं पे हम ये वाला प्रश्न भी हल कर लेंगे जो दिया है बच्चों। और वो प्रश्न हमें क्या दिया है? ई वाला दिया है 4p ऋण 3 बराबर से 13 और
मान दिया हुआ है p का ऋण 4। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे आप लिखेंगे कि LHS में p का मान ऋण 4 रखने पर। ठीक है, तो LHS क्या है? 4p ऋण 3 बराबर 0। तो आप लिख देंगे 4 और p की जगह ऋण 4 ऋण 3 बराबर, अच्छा बराबर में 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं? हम तो LHS में ही मान रख रहे हैं ना। तो 4 चौक 16 ऋण में ऋण 3 और ऋण 16 और ऋण 3 जो है ये मिल करके हो जाएंगे ऋण 19। और आप जानते हैं कि दाहिने पक्ष में जो है हमें 13 दिया है, तो आप यहाँ पे लिख देना चूँकि LHS बराबर नहीं है RHS के, इसीलिए क्या लिखेंगे आप? इसीलिए लिखेंगे P बराबर से क्या लिखा था? ऋण 4 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है ना? ठीक है, अब मैं इसे भी मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे F वाले की। क्या होता है ना बच्चों, गणित करते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो अभ्यास पर ही पूरा सब कुछ निर्भर करता है। तो आप बार बार अभ्यास स्वयं से ज़रूर कीजिएगा। F वाला क्या दिया है बच्चों? 4p ऋण 3 बराबर 13 और मान दिया है p का कितना? 0। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे LHS में p का मान 0 रखने पर। ठीक है, p का मान 0 रखते हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? LHS में रख रहे हैं ना 4, p की जगह क्या रख देंगे? 0 बराबर 0 और ऋण 3, तो 4 0 0 हो जाएगा, ऋण 3, तो जवाब आ गया ऋण 3। आप जानते हैं चूँकि LHS यहाँ पे भी बराबर नहीं है RHS के, इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों? कि p बराबर से 0 समीकरण का हल नहीं है। p बराबर से 0 समीकरण का हल नहीं है, और यही बच्चों आपका जो है क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा F वाला भी हो गया। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 2 और उसका हल। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें 2 प्रश्न दिए हैं बच्चों, और लिखा है कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि? प्रयत्न और भूल विधि। अब इसमें क्या होता है बच्चों प्रयत्न और भूल विधि में? बताइए मुझे आप। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है ना बच्चों, हमें अलग अलग मान रख के देखने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कि क्या ये जो समीकरण है इसमें p के लिए, जैसे p दिया है तो उसका कौन सा मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। हम एक काम करते हैं ये वाला कि हम ना p के अलग अलग मान इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, अब अलग अलग मान अगर हमें इसमें रख के देखने हैं p के, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रश्न लिख देता हूँ। 5p धन 2 बराबर से 17। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ पे एक काम करते हैं कि p का जो मान है वो ऋण 3 रखते हैं। ठीक है, LHS में है ना, LHS में p बराबर ऋण 3 रखने पर। ठीक है, तो अगर हम ऋण 3 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा कि 5 और p की जगह क्या रख देंगे? ऋण 3 धन 2 दिया हुआ है। अब फिर जब हम इसको हल करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 5 दिया ऋण 15 धन 2,
तो जवाब कितना आ जाएगा बच्चों, ऋण 15 धन 2 है, तो धन ऋण तो ऋण होता है, तो 15 में से 2 घट जाएगा तो 13 आ जाएगा, और बड़ी संख्या 15 है तो उसका चिन्ह ऋण आ जाएगा। तो जवाब आ जाएगा ऋण 13। और हमें दाहिने पक्ष में यानी RHS में क्या दिया है बच्चों, 17 दिया है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ऋण 13 बराबर नहीं है 17 के, अतः P बराबर से ऋण 3 जो है वो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना रहेगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका एक हिस्सा इसका। अब दूसरे हिस्से में आप फिर से लिखिएगा कि LHS में अब धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। P का मान ऋण 2 रखने पर, तो P का मान ऋण 2 रख देते हैं बच्चों, धन 2 बराबर से 5 दूनी कितना होता है, ऋण 10, धन 2 बराबर से मान आ जाएगा ऋण 8। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि ऋण 8 बराबर नहीं है 17 के, अतः P बराबर ऋण 2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर अगले हिस्से में LHS में क्या कीजिए, P बराबर से ऋण 1 रखिए। तो जब आप ऋण 1 रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 5 गुणा ऋण 1 धन 2 बराबर से 5 एकम 5 ऋण में धन 2, तो जवाब आ जाएगा आपका कितना, ऋण 3। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि ऋण 3 बराबर नहीं है किसके, 17 के, अतः P बराबर से ऋण 1 समीकरण का हल नहीं है। ये हो गया। फिर आप लिखिए LHS में P बराबर से 0 रखने पर, ठीक है ना बच्चों, तो 5 गुणा 0 रख देंगे आप, धन 2 बराबर 5 शून्यम 0 धन 2, तो जवाब आ जाएगा कितना, 2। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों, चूँकि 2 बराबर नहीं है किसके, 17 के, अतः P बराबर से 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर आप लिखेंगे बच्चों LHS में P बराबर से 1 रखने पर, ठीक है। तो जब 5 में P का मान आप इस समीकरण में 1 रखेंगे तो जवाब कितना आएगा, 5 एकम 5 धन 2 बराबर से 7 आ जाएगा बच्चों, है ना। और आप जानते हैं कि चूंकि 7 बराबर नहीं है किसके, 17 के, अतः P बराबर से 1 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से इसके बाद में बच्चों फिर LHS में P बराबर से 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो क्या करेंगे बच्चों आप, 5 गुणा 2 धन 2 बराबर 5 दूनी 10 धन 2 हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा बच्चों कितना, 12। और आप जानते हैं कि चूंकि 12 बराबर नहीं है 17 के, अतः P बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। सही है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, LHS में काम करते हैं, P का मान कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो 5 गुणा 3 धन 2, तो 5 दिया कितना हो गया, 15 धन 2 बराबर 17 आ गया बच्चों। तो लिखिए, चूंकि 17 बराबर है 17 के, अतः P बराबर 3 समीकरण का हल है। ये आपका उत्तर है बच्चों। ठीक, तो इसी तरह से प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग करके आप जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया।
आपने लिख लिया। अब जो है मैं इसे मिटाने वाला हूँ बच्चों, और मैं यहाँ पे जो है प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने वाला हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। अब प्रश्न क्रमांक 2 में भी बच्चों हमें इसी तरह से इसी विधि का सहारा लेकर के प्रश्न को हल करना रहेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि प्रश्न जितने भी आपकी प्रश्नावली में दिए हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्वयं से इनका हल कर सकें। ठीक है ना, जब तक आप स्वयं से इनका हल नहीं करेंगे ये आपको बनने वाले नहीं हैं। तो समझने में आने के बाद भी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब बी वाले की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है कि 3m ऋण 14 बराबर 4। ठीक है, यही लिखा है बच्चों। तो इसे भी हल करके देखते हैं हम। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ना एक काम कीजिए, यहाँ पे जो है मान रख लीजिए क्या, ऋण 2 से, है ना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे सबसे पहले कि LHS में m बराबर से ऋण 2 रखने पर क्या होगा बच्चा, ऋण 2 रख देंगे अगर LHS में तो 3m की जगह रख देंगे ऋण 2 और बराबर से ऋण 14। तो क्या आ जाएगा, बराबर से बोल रहा हूँ ऋण 14, तो 3 दूनी ऋण 6, ऋण 14 बराबर से हो जाएगा कितना, ऋण 20। इसलिए आप यहाँ लिख देंगे चूँकि ऋण 20 बराबर नहीं है 4 के, अतः आप यहाँ पे लिखिएगा कि m बराबर से ऋण कितना, m बराबर से ऋण 2 जो हमने मान रखा था वह जो है समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर LHS में m बराबर ऋण 1 रखने पर तो 3 ऋण 1 रख देंगे, ऋण 14 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 ऋण 3 ऋण 14। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ऋण 17, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि आप यहाँ पे देखेंगे ऋण 17 बराबर नहीं है किसके, 4 के, अतः m बराबर से ऋण 1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर LHS में बच्चों m का मान 0 रखने पर तो 3 0 ऋण 14 बराबर से कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 शून्यम 0 ऋण 14। तो जवाब आ गया ऋण 14। आप जानते हैं बच्चों ये भी जो है ये 4 के बराबर तो नहीं है, तो लिख दीजिए चूँकि ऋण 14 बराबर नहीं है 4 के, अतः m का मान 0 भी समीकरण का हल नहीं है। फिर अब क्या करें, LHS में m का मान 1 रखने पर, जब 1 रख देंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें बस यही करना है, 3 की जगह 3 के बाद m का मान 1 रख दिया, ऋण 14 बराबर 3 एकम 3 ऋण 14। तो 14 में से 3 घट जाएगा बच्चों, तो 14 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11, वो भी ऋण का। ठीक है, 11 बच गया। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है बच्चों क्या, कि चूँकि ऋण 11 बराबर नहीं है 4 के, अतः m बराबर 1 जो है समीकरण का हल नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, m का मान 1 भी रख के देख लिया।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये करेंगे कि LHS में जो है m बराबर 2 रखने पर क्या होगा बच्चों, 3 2 ऋण 14 बराबर 6 ऋण 14 बराबर से ये आ जाएगा आपका ऋण 8। ठीक है, तो आपको लिखना है चूंकि ऋण 8 बराबर नहीं है 4 के, अतः m का मान 2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों LHS में अगर हम बात करें m का मान 3 रखने की, तो 3 गुणा 3 ऋण 14 बराबर 3 3 9 ऋण 14, तो आप तो जानते हैं इसका जवाब आ जाएगा ऋण 5, है ना, ऋण 5 ही आएगा ना बच्चों। जब हम यहाँ पर m का मान 2 रखेंगे तो जवाब में ऋण 5 ही आएगा, और आप यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ऋण 5 भी बराबर नहीं है 4 के, अतः m बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर LHS में बच्चों आप रखिए m बराबर से 4 रखने पर, तो क्या होगा, 4 रखने पर 3 गुणा 4 ऋण 14, तो क्या होगा बच्चों, 3 चौको 12 ऋण 14, तो बराबर से हो जाएगा ऋण 2। तो आप लिख दीजिए चूंकि ऋण 2 बराबर नहीं है 4 के, अतः m बराबर 4 भी जो है वो समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद में LHS में m बराबर 5 रखने पर 3 गुणा 5 ऋण 14, तो हो जाएगा 15 ऋण 14, तो आ जाएगा 1, है ना, धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। अब आप कहेंगे चूंकि 1 बराबर नहीं है 4 के, अतः m बराबर 5 भी जो है वो समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर क्या करें, LHS में m बराबर 6 रखने पर, तो 3 6 ऋण 14 बराबर 3 6 18 ऋण 14 बराबर आ गया 4, मिल गया हमें। तो अब आप लिखेंगे चूंकि 4 बराबर है 4 के, अतः m बराबर 6 समीकरण का हल है, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर। तो इस तरह से बच्चों जो है ये प्रश्न हमें हल करना था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और प्रश्न है क्या है हमारे पास में। प्रश्न क्रमांक 4, क्या है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो जो लिखा है वही, जो बोला गया है हमें प्रश्न में, वही बच्चों हमें क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। बहुत सरल है, देखिए कैसे लिखा है, x और 4 का योग 9 है। तो सबसे पहले पहली नंबर डालिए, क्या कहा है, x और 4 का योग 9 है, यही कहा है ना। देखिए तो ये पहला हो गया। फिर दूसरे पे आइए, दूसरा क्या दिया है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो ये y में से 2 घटा दिया, 8 प्राप्त हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक, फिर तीसरे समीकरण पे आइए, लिखा है a का 10 गुना 70 है। क्या लिखा है, a का 10 गुना, ऐसे लिखेंगे 10a कितना है, 70 है, ये हो गया। फिर चौथे पे आइए, क्या लिखा है, चौथा लिखा है बच्चों कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ये संख्या b है, इसको 5 से भाग दे दिया और हमें प्राप्त हो गया 6। फिर पाँचवें पे आइए। पाँचवा क्या है? t का 3/4 15 है। t का 3/4 15 है, यानी 3/4 वो भी किसका? t का है 15। इस तरह से 3/4t बराबर 15। अब छठे प्रश्न पे आइए। छठा प्रश्न है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। ठीक है भाई, जैसा आप कहें, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको क्या देता है? 77 देता है। फिर सातवें पे आइए। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो भाई ये हो गया x का चौथाई, और उसमें अगर ऋण 4 कर देंगे तो आपको ये 4 देगा। यही कहा गया ना, बहुत सरल था। फिर आठवें पे आइए। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है भैया, अभी करके देख लेते हैं। यदि हम y के 6 गुने में से 6 घटा दें तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला 9वां वाला। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें, z के 1/3 में यानी z/3 में 1 जोड़ें, कितना जोड़ें? 1 जोड़ें, नहीं 3 जोड़ें, सॉरी 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होगा। अब बताइए कितना सरल था ये चौथा प्रश्न, है ना? तो बस सरल तो खैर इसमें सारे ही प्रश्न हैं, करने में थोड़ा समय हमें लग रहा था। ठीक है, तो ये हो गया इसका हल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। चलिए, तो बहुत आसान है। जैसा अभी ऊपर हमने प्रश्न किया ना, ये उसका विपरीत है। हमें यहाँ पे सामान्य शब्दों में लिखा हुआ था, वाक्यों में, हमें समीकरण में लिखना था। अब यहाँ पे हमें समीकरण दिए, हमें कथनों के रूप में लिखना है। ठीक, अभी लिख देंगे। सबसे पहले पहला वाला क्या लिखा है? p और 4 को जोड़ देंगे तो 15 मिलेगा। तो इसको ऐसा लिखिएगा जैसा कि लिखा गया था कि संख्याओं p और 4 का योग, है ना, योग जो है वो 15 है। ये हो गया। फिर दूसरे पे आइए। लिखा है m ऋण 7 बराबर 3। तो इसको लिख दीजिए कि m में से 7 घटाने पर, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। ठीक, फिर तीसरे पर आइए। क्या है? 2m बराबर 7, है ना? तो यहाँ पे लिख दीजिए m का 2 गुना 7 है। ठीक, इसके बाद में चौथे पे आता है। चौथा क्या दिया है? चौथा दिया है m/5 बराबर 3। तो लिखिए संख्या m को ऐसे लिखेंगे ना, 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। स्पष्ट है? इसके बाद में पांचवा क्या दिया है? 3m/5 बराबर 6। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, जैसा कि हमने पहले किया था, कि m का 3 चौथाई, है ना, 6 है। नहीं, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसा लिख दीजिएगा कि m का तिगुना 5 से भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है।
इस तरह से। फिर छठवें का लिखिएगा 3p धन 4 बराबर 25 लिखा है, तो इसमें लिखिएगा p का 3 गुना, p का 3 गुना और 4 का योग हमें 25 देता है, ऐसे। फिर सातवां 4p ऋण 2 बराबर 18 है ना, 4p ऋण 2 बराबर 18। तो 4p ऋण 2 बराबर 18 के लिए आप क्या लिखेंगे कि इसके बारे में ऐसा लिखिएगा कि p का 4 गुना, p का 4 गुना है ना ऋण 2, तो इसमें आप लिख दीजिए कि p का नहीं p के 4 गुने से, p के 4 गुने से कितना घटाने पर, 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसके बाद में फिर 8वां अंतिम, इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बाद करेंगे कि यदि p के आधे में, p बटे 2 मतलब आधा है ना p का, p के आधे में 2 जोड़े, कितना जोड़े, 2 का योग करें तो 8 प्राप्त होगा। ठीक, ये है, इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ के बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। ठीक है, 4 स्थितियां हैं, 4 समीकरण बन जाएंगे। पहला है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के कंचों की संख्या को m मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि इरफान खड़ा हुआ है और वो कह रहा है आपसे कि परमीत के पास जितने भी कंचे हैं ना, उनके 5 गुने से 7 ज़्यादा कंचे हैं उसके पास। ठीक है, तो परमीत के कंचे की जो संख्या है उसको क्या मानना है, हमें m मानना है ना। तो जैसा कि दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना परमीत के पास कंचों की संख्या, परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर m है। तो अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा बताइए मुझे। क्या कहा उसने, इरफान ने, कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, कितने कंचे हैं परमीत के पास, हमने m मान लिया, m है, उसके 5 गुने से, यानी 5 का गुना करना पड़ेगा m में, तो हमने गुना भी कर दिया, 5 गुने से 7 अधिक, यानी धन 7 करना पड़ेगा, कंचे हो गए किसके पास, इरफान के पास में। और वो ये भी बताता है कि उसके पास में जो कंचों की संख्या है वो 37 है, 37 है। तो बताइए, इसीलिए ये जो है आपका, ये ही क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा बच्चों। और हमें हल नहीं करना है इसे, हमें बस यही बनाना था समीकरण। तो ये हो गया इसका उत्तर पहले वाले का। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। आगे लिखा है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। और लिखा है कि लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मान लीजिए। ठीक है भैया, ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे कि माना, यही करेंगे ना, माना जो प्रश्न में दिया है कि लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष है। ठीक, y वर्ष है। तो अब प्रश्नानुसार
क्या होगा प्रश्नानुसार? अगर लक्ष्मी की आयु y वर्ष है तो हमसे प्रश्न में क्या कहा है, देखिए उनकी आयु यानी लक्ष्मी के पिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो y के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है और हमें आयु तो पहले ही बता दी है कितनी है, 49 है। तो क्या ये हमारा समीकरण नहीं बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा, है ना। यही हमारा समीकरण है, यही हमारा उत्तर है दूसरे का। अब तीसरे पे आते हैं हम। तो तीसरा क्या है, लिखा है अध्यापिका बताती हैं कि उनका कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। अब देखो अध्यापिका यानी जो टीचर है वो बता रही है कि उनकी कक्षा में क्या हुआ, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए और वहीं पे जो दूसरा विद्यार्थी है वो ऐसा है जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो एक सबसे ज़्यादा अंक हो गए और एक सबसे कम अंक हो गए। तो आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सबसे अधिकतम अंक है ना और जो सबसे कम अंक है, इनका दुगुना धन 7 है। इनका दुगुना धन कितना है? 7 है। और प्राप्त किए गए जो अधिकतम अंक हैं, प्राप्त किए गए जो अधिकतम अंक हैं वो कितने हैं? 87 है। और ये बोल रहे हैं कि जो न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए हैं उसको आपको L मानना है। जो न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए हैं उनको हमें क्या मानना है? L मानना है। तो जो न्यूनतम अंक है L, इसका दुगुना और 7 अधिक कर देंगे उसमें तो हमें अधिकतम अंक प्राप्त हो जाएंगे और बताया है कि अधिकतम अंक 87 है। प्रश्न हम समझ गए हैं। चलिए अभी समीकरण बनाते हैं, लिख देंगे पहले के जैसा। प्रश्न क्रमांक 3 का हल लिखेंगे, माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक L है। ठीक है, L मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे। L जो अधिकतम अंक है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। तो न्यूनतम अंक को हमने L माना तो इसका दुगुना धन 7 है बराबर अधिकतम अंक प्रश्न में कितने दिए हैं? दिए हैं 87। तो लिख दीजिए 87। तो यही हो जाएगा क्या? आपका समीकरण, यही आपका उत्तर है। ठीक, अब चौथे पे आइए। चौथा क्या लिखा है? लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। सम मतलब क्या होता है बच्चों? सम मतलब होता है समान। द्वि मतलब क्या होता है? दो होता है ना। तो समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान, जिसकी दो भुजाएं समान है, उस त्रिभुज को एक समद्विबाहु त्रिभुज आप कह सकते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। जो भी आधार कोण है उसका क्या है? दुगना है। और आगे ये भी बताया है कि मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, हमने मान लिया। और यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि जो प्रत्येक आधार कोण है वो कितना है? 20 डिग्री है। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार इसे किस तरह से हल करेंगे। बहुत सरल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो प्रश्न में दिया सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम, है ना। प्रश्न में क्या दिया था हमें? मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। हमें ये मान लेना था कि आधार का प्रत्येक कोण B है ना। तो लिख दीजिए माना आधार का प्रत्येक कोण बराबर B है। ठीक है, B है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आधार का प्रत्येक कोण B है तो प्रश्न में हमें यह भी तो बताया था कि जो शीर्ष कोण है वो प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो आप लिख दीजिए कि इसलिए किस लिए? चूंकि आधार का प्रत्येक कोण B है इसलिए प्रश्न के अनुसार क्या होगा? शीर्ष कोण दुगना हो जाएगा। तो शीर्ष कोण बराबर 2B। दुगना मतलब तो यही होता है ना, B का दुगना 2B, है ना। अच्छा अब हमें समीकरण बनाना है। तो एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमें प्रश्न में भी बताया था, है ना, कि ध्यान रखना है हमें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा कितना होता है? 180
180 अंश होता है। कितना होता है बच्चों? 180 अंश। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा तीनों कोणों का योग, है ना, तीनों कोणों का योग। तो दो आधार के कोण बराबर रहेंगे, क्योंकि त्रिभुज कैसा है बच्चों? त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है, तो दो भुजाएं तो उसकी बराबर है ही हैं। तो आप लिख दीजिएगा एक हो गया उसका शीर्ष कोण 2b और बचे हुए दो हैं उसके b प्लस b, बराबर से कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, 2b, एक b 3b और एक b कितने b हो गए? 4b। तो आप लिख दीजिए 4b बराबर से 180 अंश। और यहाँ पे एक छोटा सा कारण दे दीजिए, क्या, जिसकी वजह से आपने लिखा त्रिभुज, त्रिभुज के कोण योग नियम से। कौन सा नियम है ये? त्रिभुज का कोण योग नियम है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो है आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। और प्रश्न है क्या? नहीं, अब नहीं है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्नों को अभी हमने हल किया, समझा जाना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। और आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे, ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि आपको प्रश्नों को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हल करने की आवश्यकता है। गणित में आपका प्रश्न का हल जो है जितना सुंदर दिखेगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। और गणित की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर एक एक प्रश्न हमसे बनने लगता है तो फिर हमें बाकी विषयों में भी बहुत आनंद आता है ना, सही बात। तो आप ज़रूर इस वीडियो को जो है बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, लेकिन जब भी आप गणित करें घर में तो स्वयं से कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप गणित को देख देख कर हल मत कीजिएगा, स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं नहीं बने तब फिर इस वीडियो का सहारा लीजिएगा बच्चों। और स्टेप का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अपने गणित को सुंदर बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख सकें इस वीडियो को और समझ पाए इस गणित को कि कैसे, इस प्रश्नावली को कि कैसे इसमें गणित को हल करना है सारे। ठीक है, बाकी बच्चों हमेशा की तरह मेरी आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार।